चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हेनरी फेयल। देखो क्लासिकल थियरीज में तीन आते हैं इंपॉर्टेंट, एक है हेनरी फेयल, दूसरे है गुलिक एंड उर्विक एंड तीसरे है मैक्स वेबर। ठीक है, तो तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे और ये तीनों क्लासिकल के अंडर आते हैं। अभी ये जो सेकंड चैप्टर है पेपर 1 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, उसमें का पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर से रिलेटेड था वो कंप्लीट कर लिया है। अभी क्लासिकल में ये तीन है। ठीक है, तो हेनरी फेयल के बारे में बात करते हैं। हेनरी फेयल इज जनरली कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। ओके, प्रोसेस साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेलर के पास था और ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल है वो हेनरी फेयल। ठीक है, एक्चुअली हेनरी फेयल की जो राइटिंग्स है दे प्रीसीड दो दैट ऑफ टेलर, मतलब टेलर से भी पहले, बट एक्चुअली वॉज फ्रेंच ना, तो फ्रेंच में ही रोट, बट इंग्लिश में इतना कन्वर्ट नहीं हुए थे उनके राइटिंग्स, इसके लिए वो इंग्लिश वर्ल्ड में उनके थियरीज़ को जल्दी स्कोप नहीं मिला जितना टेलर को मिला या फिर मैक्स वेबर को मिला। जितने फास्ट उनको मिला था उतने जल्दी हेनरी फेयल को नहीं मिला था, बट लेटर ऑन एवरीबडी एक्सेप्टेड दैट हेनरी फेयल का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उनका इम्पोर्टेंट बुक था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1929, बट एक्चुअली इट वॉज इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक जिसका ओरिजिनल फॉर्म फ्रेंच था, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट 8 ET जनरले। तो ये फ्रेंच था, फेयल ने लिखा हुआ, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, फिर फेयल गेन इम्पोर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन वर्ल्ड। He was actually a mining engineer in France. उनके कंट्रीब्यूशन को उर्विक हैज़ रिफर्ड टू इट एज वन ऑफ द रोमांसेस ऑफ द फ्रेंच इंडस्ट्रियल हिस्ट्री। ठीक है, जो फेयल का कंट्रीब्यूशन है उसको उर्विक ने ऐसे डिफाइन किया है। ही डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन, खास करके ही डिड नॉट डू एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। Thus he wrote, "We are no longer confronted with several administrative sciences, but with one which can be applied equally well to public as well as private affairs." ठीक है, the contribution of Fayol to the growth of classical administrative thought can be studied under 3 heads. एक तो है activities of industrial undertaking, दूसरा है elements of administration and तीसरा है principles of administration. अब इसमें पहला है एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। सो फेयल ने क्या किया, ही डिवाइडेड द टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इनटू 6 ग्रुप्स। एक तो इसमें टेक्निकल एक्टिविटीज़ जिसमें क्या क्या आता है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिसमें बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज आता है, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जिसमें सर्च या फिर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कैपिटल आता है, फिर चौथा है सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन्स आता है, फिफ्थ है अकाउंटिंग एक्टिविटी जिसमें स्टॉक मैनेजमेंट आता है, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट आता है, एंड सिक्स्थ है मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ जिसमें आता है सब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए ही लेड डाउन सम एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू फेयल द एलिमेंट्स और द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, एक तो टू फोरसी एंड प्लान। ठीक है, that is examining the future and drawing up plans to take action in the organization. ठीक है, to define the trajectory of the organization. The plan should also, he also explained that the plan should have characteristics of unity, continuity, also flexibility and also precision. The organization that is to built up, it is built up under a dual structure, that is उसमें material भी आता है and human भी आते हैं, मतलब दोनों को, मटेरियल एंड ह्यूमन को, दोनों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अंडर इन एन अंडरटेकिंग। फिर उसमें कमांड का कॉन्सेप्ट आता है, टू मेंटेन प्रॉपर एक्टिविटी अमॉन्ग वेरियस पर्सनल्स। फिर कोऑर्डिनेशन आता है, टू हार्मोनी होनी चाहिए इन एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स ऑफ द वेरियस सेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आता है, to ensure conformity with the established rule and goals and ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को
एफिशिएंट बनाने के लिए फयोल ने क्या किया, ही गेव ये एक POCCC का कॉन्सेप्ट, जिसमें आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, मतलब ये बेसिक 5 फंक्शंस होने चाहिए विच आर सेगमेंटल इन नेचर। ठीक है, मतलब ये 5 फंक्शन अलग अलग है, आइसोलेटेड है, बट जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज़ इंटीग्रल है। ठीक है, वो इंटीग्रेटेड है और ये बाकी पांचों आइसोलेटेड है, पर इनको जब सबको इंटीग्रेट करेंगे तो मैनेजमेंट बन जाता है। ऐसा फयोल का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सो उसमें क्या क्या थे, प्लानिंग, एज वी सेड, प्लानिंग में आता है टू एनविजन द फ्यूचर और टू डिफाइन द पाथ और गोल्स, ठीक है, विच नीड टू बी अचीव्ड, clearly lay down plan of action to achieve these goals, etc. फिर organization is the systematic way of allocating the human and material resources of the organization. उसमें the allocation of resources shall be neat and well coordinated to avoid chaos and wastage. फिर overlapping of work नहीं होना चाहिए, confusion नहीं होना चाहिए, wastage नहीं होना चाहिए। फिर commanding मतलब directing आता है, जो मैन पावर को डायरेक्ट करने का होता है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबका अथॉरिटीज़ अच्छे से क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर कोऑर्डिनेशन, इट इज़ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग हार्मनी ऑफ वेरियस यूनिट्स एंड इंडिविजुअल फंक्शनरीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। द एडमिनिस्ट्रेशन शुड एंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन are according to the requirement of the organizational standards or norms. Fayol mainly focused more on managers. Okay, so his approach was more managerial. The managers should ensure the success of organization, ऐसा उनका मानना था। So वो एक predominantly functional theory थी, because he emphasized more on the functional aspects of the organization. ठीक है, फंक्शनल एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया था फयोल ने एज़ कम्पेयर टू जो टेलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टेलर का कॉन्सेप्ट एंड फयोल का कॉन्सेप्ट क्या था। दोनों कभी कभी कन्फ्यूजन में सिमिलर ही लगते हैं, बट उनका कॉन्सेप्ट अलग अलग थे थोड़े। तो फयोल यही मानता था कि जो टेक्निकल एबिलिटी है उससे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मैनेजरियल एबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। And he also believed that the administrative ability cannot be developed through technical knowledge alone. He therefore suggested an administrative training for all the employees at various level. So considerably Taylor के पहले as he was there, so he can be considered as first writer who pleaded for importance of administrative training. He also mentioned that managers should have 6 basic attributes or qualities or skills like फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ, मॉरल स्ट्रेंथ, जनरल एजुकेशन जो होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज अगर है तो वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ठीक है, तो ही फोकस्ड मोर ऑन मैनेजर्स ओनली। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं फयोल के बारे में, द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो फयोल स्पेसिफाइड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दे आर, अभी वन बाय वन आई लिस्ट इट एंड देन आई एक्सप्लेन इट ऑल्सो। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन मतलब जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो, फिर ऑर्डर, फिर इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड लास्ट इज एस्पिरेट द कॉर्प्स। ठीक है, एंड ही ऑल्सो सेट कि ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, कुछ जगह पर यू कैन यूज़ फुल और यू कैन यूज़ लेस, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ही एम्फसाइज्ड मोर ऑन जस्ट कोडिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब ही सेड दैट वन इज इन डार्कनेस एंड chaos विदाउट प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो 14 प्रिंसिपल्स थे उसमें ही मैंशनड, मतलब उसको अभी अच्छे से पढ़ते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट था डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आता है। स्पेशलाइजेशन मतलब इट इज़ एप्लीकेबल टू टेक्निकल वर्क एज वेल एज अदर वर्क। ओके, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा तो ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर होगा एंड फंक्शंस होगा, और फिर सबका जो उन पर जो क्या बोलते हैं वर्कलोड आता है वो डिवाइडेड होगा एंड एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, फोकस्ड काम कर पाएंगे। फिर
डिवीजन ऑफ वर्क के बाद दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फयोल डिफाइन दैट अथॉरिटी एज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस. ठीक है, दोनों अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू फयोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर वेरी मच इंटररिलेटेड. ओके, he said responsibility is basically a corollary of authority. But Fayol was intelligent enough to make a distinction between manager's official authority and a personal authority. मतलब क्या, जो ऑफिशियल अथॉरिटी है ना, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ऑफिस, जो पोजीशन है मैनेजर की, और जो दूसरी पर्सनल अथॉरिटी जो है ना, इट इज़ डिराइव फ्रॉम इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, मॉरल वर्थ और एबिलिटी टू लीड. ठीक है, जैसे वर्कर्स उनके तरफ देख के लीडरशिप देखते हैं तो वहाँ से वो अथॉरिटी आती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में फिर वो इट इज़ लाइक रिस्पेक्ट फॉर अग्रीमेंट्स जो किए गए हैं फ्रॉम मैनेजर्स या फिर वर्कर्स, बोथ द लेवल पे. हम मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के लिए. ठीक है, या फिर अगर नहीं फॉलो हुए तो सैंक्शंस या फिर पेनल्टीज़ भी अप्लाई करने के लिए फयोल हैड सेड. फिर नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड. फयोल का कॉन्सेप्ट मोर ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड पर बेस्ड था. मतलब फयोल बाय यूनिटी ऑफ कमांड ही मेंट दैट फॉर एनी एक्शन एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर. ठीक है, ही अज्यूम दैट एन इंडिविजुअल कैन नॉट अडेप्ट टू डुअल कमांड. मतलब दो लोग से या फिर 3-4 लोग से वो कोई एक वर्कर कमांड नहीं ले सकता एफिशिएंटली. इसके लिए एम्फसाइज्ड मोर ऑन यूनिटी ऑफ कमांड, सिर्फ एक इंसान से ही कमांड लेना. अभी कुछ तो ही ऑल्सो एम्फसाइज कि जो डुअल कमांड का प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा. तो ही सेड कि डिवाइडिंग अथॉरिटीज़ बिटवीन 2 मेंबर्स क्लियरली. दूसरा है इम्परफेक्ट डिमार्केशन अगर होगा कोई डिपार्टमेंट्स में तो उसको क्लियर करना चाहिए. ठीक है, अभी उसका ही डेवलपमेंट है. नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो फयोल एक्सप्रेस द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एज one head and one plan for a group of activities having same objective. According to him, unity of direction is important for unity of action, coordination of strength and focusing of effort. देखो, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को कंफ्यूज ना करें. बेसिकली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर साउंड ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ को अच्छे से कोऑपरेट करने के लिए. और जो यूनिटी ऑफ कमांड है, ठीक है, वो एक सिंगल पर्सनल पर जो डायरेक्शन आता है या फिर जो कमांड आती है उसके लिए है. मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, समझ लो, जिसके अंडर यूनिटी ऑफ कमांड आता है. Therefore, unity of command cannot exist without unity of direction. फिर नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ओके, मतलब बेसिकली क्या, द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट प्रिवेल ओवर दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए. तो बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है कि ये दोनों इंटरेस्ट जो मतलब पर्सनल एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है ना, उसको दोनों को इंटीग्रेट करना चाहिए. और यहाँ पे मैनेजर्स ने अच्छा काम करना चाहिए, जहाँ पे कांस्टेंट सुपरविजन से, अग्रीमेंट से, ठीक है, या फिर प्रॉपर एक्सरसाइजेस से ये दोनों एस्पिरेशन जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पिरेशन से या फिर गोल से एंड जो एम्प्लॉय के हैं, दोनों को इंटीग्रेट. जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छा करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छा इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव रहेगा, ऐसा फयोल ने कहा था. फिर है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल्स. ओके, मतलब इट इज़ बेसिकली द प्राइस फॉर द सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय द पर्सनल्स. इट शुड बी फेयर एंड अफोर्ड प्रॉपर सेटिस्फैक्शन टू बोथ एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर. अभी ये जो रेट ऑफ रेम्यूनरेशन है ना, इट शुड डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग, अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल. मतलब अगर अबंडेंस है तो काम थोड़े में भी चल जाएगा, अगर शॉर्टेज है तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. फिर जनरल बिजनेस कंडीशन जो है, फिर इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर भी. फिर वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट या फिर लॉयल जिसका जो एम्प्लॉय होता है उसको ज़्यादा रेम्यूनरेशन देना चाहिए. फिर मोड ऑफ पेमेंट अडॉप्टेड, सब पे डिपेंड करता है. Fayol also suggested variety of models of payments like टाइम रेट पर या फिर जॉब रेट पर, प्राइस रेट्स पर,
बोनसेस का कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, इस तरीके से आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो अलग अलग तरीके से, ऐसा फेयोल ने कहा था। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। ओके, फेयोल सेड दैट सेंट्रलाइजेशन हर जगह पर मौजूद है, इन सम और अदर फॉर्म, ठीक है, इन ग्रेटर और लेसर फॉर्म, इन इवन इन एनिमल किंगडम, इवन इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइजेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन का, इज द एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन। मतलब क्या, जब प्रपोर्शन ऑफ इम्पोर्टेंस या फिर अथॉरिटीज एक हायर समझो मैनेजर की बढ़ती है तो सेंट्रलाइजेशन होता है, या फिर प्रपोर्शन ऑफ अथॉरिटी जब सबऑर्डिनेट को थोड़ी ज़्यादा दी जाती है तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ही फोकस्ड मोर ऑन सेंट्रलाइजेशन एज वेल। डिवीजन ऑफ वर्क एक कॉन्सेप्ट था, है, मतलब स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, पर स्पेशलाइजेशन को भी हैंडल करने के लिए सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा फेयोल ने कहा था, ताकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी ना निकले, एक स्टैंडर्ड सेट हो ऑफ एक्शन, टास्क या फिर प्रोसेस का, तो वो स्टैंडर्ड सेट को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सेंट्रलाइजेशन चाहिए। फिर है स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट। जो फेयोल डिफाइंड स्केलर चेन एज द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी टू इवन टू द लोवेस्ट रैंक। ओके, मतलब ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन जाता है वो स्केलर चेन बन जाती है। कभी कभी ये स्केलर चेन बहुत बड़ी होती है तो उसका ऑल्टरनेटिव मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं होता, फिर रेड टेपिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है। फिर फेयोल ने क्या किया, ही गेव एन ऑल्टरनेट नोन एज गैंग प्लैंक। ओके, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अलग से। इट वॉज यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर स्केलर चेन के बाद ऑर्डर आता है। फेयोल टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर, एक है मटेरियल ऑर्डर एंड दूसरा है ह्यूमन और सोशल ऑर्डर, ठीक है। मतलब ये दोनों को दो लाइन में अगर फेयोल ने कैसा समझा है ना कि मटेरियल के बारे में जब बात करते हैं, मटेरियल ऑर्डर के बारे में, सो ही सेज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, तो ये मटेरियल ऑर्डर बना देगी। और जो ह्यूमन और सोशल ऑर्डर है उसके लिए फेयोल ने कहा कि अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज प्लेस, मतलब द राइट मैन इन द राइट प्लेस का कॉन्सेप्ट, ये सोशल ऑर्डर है। तो ये जो ऑर्डर है, करेक्ट प्लेस पे करेक्ट चीज़ों को रखना, उसको ऑर्डर का कॉन्सेप्ट फेयोल ने बनाया है। फिर नेक्स्ट है इक्विटी। Equity basically results from combination of kindness and justice, which eventually leads to devotion and loyalty. मतलब जो head of the organization है, he should strive to instill a sense of equity at all levels in the organization for efficient output. फिर है stability of tenure of personnel. So Fayol was very intelligent to understand that it takes time for an employee to get used to a new kind of work. So वो उतना tenure उसको देना चाहिए. So Fayol stated that inability of tenure of personnel can cause both effect on its मतलब efficiency पर भी hurt करता है और इसको work में development भी अच्छे से नहीं होता। तो proper tenure देना चाहिए सबको of particular work, एक जगह से दूसरी जगह फटक से change नहीं करना चाहिए। फिर next है initiative. Initiative means the power of thinking out a plan and executing it to ensure its success, which is taken by a leadership quality amongst anyone. मतलब एक बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी है, बट इसमें एक ही चीज़ फेयोल ने कहा कि इट शैल बी विद इन लिमिट्स इम्पोज्ड बाय रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। फिर लास्ट है स्पिरिट द कॉर्प्स। इट मीन्स हार्मनी और यूनियन अमॉन्ग द पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सब में और हार्मनी और यूनियन अच्छा होना चाहिए। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन देयर इज हार्मनी एंड यूनियन. Fayol stated that for promoting Esprit, ESPRITDECORPS, the principle of unity of command should be observed and the dangers of divide and rule and abuse of power shall be avoided. मतलब ये जो बाकी के सारे प्रिंसिपल्स बोले हैं फेयोल ने, उसको मिला के एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करोगे बाकी सारे प्रिंसिपल्स का, नॉट जस्ट यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है उसमें, तो फिर एस्पिरिट द कॉर्प्स भी अचीव कर पाओगे। अब एक छोटा कॉन्सेप्ट है गैंग प्लैंक का,
जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया था स्केलर चेन में। तो बेसिकली गैंग प्लैंक रिफर्स to the need for level jumping in an hierarchical organization. Although Fayol places emphasis on formal organization only, he also mentions that too much formalism can lead to unnecessary time taking in the business procedure. ठीक है, फिर वो detrimental बन जाएगा बिजनेस के लिए। अभी इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एक ट्रायंगल बना लो विच जो डायग्राम में दिख रहा है ना, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी ए एल एम एन ओ पी क्यू दिख रहा है ना। तो एफ और पी समझो दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है और एफ को कोई इन्फॉर्मेशन पी को देना है। तो अगर फिर फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एफ को ई को देना पड़ेगा, पहले इन्फॉर्मेशन ई डी को देगा, सी को देगा, फिर वो बी ए एल एम एन ओ पी तक जाएगा, फिर वैसा इन्फॉर्मेशन जाएगा। मतलब 9 लेवल आते बीच में। पर फिर जब गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें क्या होता है कि एफ डायरेक्ट पी को देगा और अगर ये दोनों के बीच में कोई इशू होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो अपने सीनियर जो है ई एन ओ उनके साथ बात कर सकते हैं। तो मतलब जो स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, रेड टेपिज्म कम हो जाता है। अब एक छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वापस टेलर वर्सेस फेयोल के बारे में। ठीक है, दोनों कंटेम्प्रेरी थे और दोनों का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत सिमिलर लग सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, पर उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो टेलर ने क्या किया था, ही फोकस्ड मोर ऑन द शॉप फ्लोर लेवल, और फेयोल ने क्या किया, ही फोकस्ड मोर ऑन द मैनेजरियल एक्टिविटीज़। मतलब इसमें क्या है, टेलर ने क्या किया, बॉटम टू टॉप लेवल पे बॉटम अप थियरी कर दी और फिर फेयोल ने क्या किया, मैनेजरियल लेवल से था तो टॉप टू डाउन, तो टॉप डाउन थियरी हो गई। टेलर ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का और रिसोर्सेज को वेस्टेज कम करने के बारे में बात की थी, और फेयोल ने क्या किया, ही मेड अ जनरल थियरी ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। टेलर ने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया या फिर कोई प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, और फेयोल ने क्या किया, ही फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बाय यूजिंग सर्टेन जो 14 कॉन्सेप्ट्स थे वो। टेलर का थोड़ा साइंटिफिक था, इसके लिए ही हैड बेस्ड हिज रिजल्ट्स ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, और फेयोल का थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही था, अंडरस्टैंडिंग। टेलर ने तो दैट मीन्स टेलर ने थोड़ा टेक्निकल साइड पे काम किया था एंड फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मैनेजरियल साइड पे किया था। मतलब क्या, टेलर ने क्या किया, मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क, एक छोटा टास्क, तो वो माइक्रो थियरी बन गई, और फेयोल ने क्या किया, मैनेजमेंट ऑफ टोटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, सो वो मैक्रो थियरी बन गई। टेलर का कॉन्सेप्ट बहुत ही रिजिड था, फेयोल का कॉन्सेप्ट काफ़ी फ्लेक्सिबल था। ठीक है, टेलर का थोड़ा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के साइड पे था, फेयोल का थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के साइड पे था। इसके लिए टेलर के कॉन्सेप्ट थोड़े प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, और फेयोल के कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली बहुत सारे जगह पर अलग अलग लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में काम आते हैं। बट इतना भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कुछ सिमिलरिटीज़ है। मतलब फेयोल हिमसेल्फ इन 1925 इन ए स्पीच डिलीवर्ड एट सेकेंड इंटरनेशनल कांग्रेस हेल्ड एट ब्रुसेल्स said that his contribution and the contribution that of Taylor are essentially complementary to each other in various areas. क्योंकि उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, एक तो he said that both realize that efficient management of problems of personnel is the key to proper success. Personal मतलब जो वर्कर्स, एम्प्लॉई, मैनेजमेंट, वर्कर्स सब है ना, उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अच्छा सक्सेस लाने के लिए। फिर साइंटिफिक मेथड्स डेवलप हुए टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। म्यूचुअल कोऑपरेशन के बारे में दोनों ने भी बात की थी, और दोनों ने भी बात की थी मैनेजरियल क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहिए थ्रू ट्रेनिंग, और बहुत रियलाइज़ की यूनिवर्सलिटी है मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की। बस एक ने थोड़ा इंडस्ट्रियल में बोला था और दूसरे ने थोड़ा वाइडर एप्लीकेशन में बोला। ठीक है, टेलर ने थोड़ा इंडस्ट्रियल वाइज बोला था और फेयोल ने वाइडर एप्लीकेशन वाइज बोला था। ठीक है, फिर थोड़ा यूनिवर्सलिटी जो फेयोल ने बोली थी उसमें क्या था, देखो हेनरी फेयोल ऑब्जर्व दैट द 14 प्रिंसिपल्स जो थे ना वो काफ़ी यूनिवर्सल थे,
तो उनको थोड़ा फ्लेक्सिबली भी यूज़ कर सकते हो आप। फिर हल्का सा अपने ही जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो फेयोल ने दिया था, उसमें ही हिमसेल्फ सेड टॉक्ड अबाउट सम एक्सेप्शंस लाइक डिसेंट्रलाइजेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट डेवलप्ड बाय द मैनेजर ओवर हिज एम्प्लॉय। उसके ऊपर आप डिसेंट्रलाइजेशन करो, वरना आप बेसिक सेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से ही चलो। इन मतलब ये क्या है, ये थोड़ा माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग है। फेयोल क्या बोलता है, एक तो अगर आपको एफिशिएंसी मिल चाहिए तो प्रिंसिपल क्या है, बेसिक सेंट्रलाइजेशन करो, पर अगर आपका ट्रस्ट है अपने वर्कर्स पे, थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन करो, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी भी मिल सकती है, पर ये एक्सेप्शन है। तो अलग अलग एक्सेप्शन ही गेव, ऑल्टरनेट्स ही गेव, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ गैंग प्लैंक है। तो काफ़ी इंटेलिजेंटली ही हैड मेड हिज थियरी, काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाई थी। सबसे इम्पोर्टेंट, टेलर की थियरी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी। अब देखो तो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, ब्रॉडर इम्पैक्ट हुआ है फेयोल के थियरी का। थोड़ा क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब उसके पहले एक देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो फेयोल ने उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। तो हर जगह के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ से ये यूनिवर्सलिटी बढ़ती जाती है सारे कॉन्सेप्ट्स की फेयोल के, क्योंकि एक बार आपने उसका डेवलपमेंट कर लिया इन मतलब इन अंडरस्टैंडिंग और इन स्टडीज़ और एज अ साइंस और एज अ आर्ट, तो वो यूनिवर्सल बन जाता है। फिर क्रिटिसिज्म में क्या आता है, एक तो इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म है कि ये जो 14 कॉन्सेप्ट्स थे उसमें सब ने, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि काफ़ी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स थे, प्रिंसिपल्स थे। ये हेनरी फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, काफ़ी ओवरलैपिंग था उसमें। वो फ्लेक्सिबल थे। फेयोल ने एक्चुअली ही व्हेन ही हैड रिटन इट, उसने 14 इसके लिए बनाए ताकि वो फ्लेक्सिबल बने, बट क्रिटिसिज्म ये हो गया कि ओवरलैपिंग होने लग गया बहुत जगह पर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल सेंट्रलाइजेशन एंड स्केलर चेन, तो ये दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, या फिर यूनिटी ऑफ कमांड एंड अथॉरिटी, यूनिटी ऑफ कमांड एंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये दोनों भी सेम ही लगते हैं। पीटर ड्रकर ने ये क्रिटिसाइज किया था फेयोल को कि उसकी जो थियरी है, ठीक है, यूनिवर्सल होगी, बट इट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, नॉट ऑन मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब पीटर ड्रकर ने ऐसा समझाया कि फेयोल की थियरी काफ़ी नैरो थी या फिर पैरोकियल थी। सिंस इट वॉज बेस्ड इन सिंगल डायमेंशन, इट लैक्ड लॉजिक एंड डिज़ाइन टू बी अडेप्टेड टू अदर वेरियस। देखो, मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, ठीक है, उसमें साइकोलॉजिकल वगैरह, एचआर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो थोड़ा मल्टी डायमेंशनल नहीं थी। बिसाइड जो फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर में थे ना, तो ही वॉज एक्चुअली, इंट्रोडक्शन में वी हैड डिस्कस कि ही वॉज एक्चुअली मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइनिंग कंपनी। ऐसे कमेंट्री जो कंपनी थी वहाँ पे he was an engineer and later on he rose to the position of managing director। तो उसके जो एक्सपेरिमेंट्स है, क्रिटिसिज्म में ये है कि फेयोल की जो एक्सपेरिमेंट्स है, दे आर थियराइज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रॉपर जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है, वो उतना उसको सपोर्ट, मतलब या फिर इतने एफिशिएंटली फिट नहीं होते वहाँ पे, ऐसा क्रिटिसिज्म है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग चैलेंजेस है, ये क्रिटिसिज्म है फेयोल के इसका, कि अगर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग या फिर माइनिंग ओरिएंटेड बनाया, तो पर अलग अलग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग चैलेंजेस है, तो सब चैलेंजेस को एड्रेस नहीं किया गया है। पीटर ड्रकर वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिक हियर, ठीक है। देखो, फेयोल का टाइम भी बहुत पुराना था, इसके लिए उसके हिसाब से इट वाज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग, बट आज के टाइम के हिसाब से इट इज़ नॉट, मतलब उसमें और डायमेंशंस ऐड होने चाहिए। मतलब फेयोल वाज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841 ना, तो वो टाइम पे ही वहाँ से इतना चल रहा है। आज का नया मैनेजमेंट है, उसमें इतना वी नीड मोर डायमेंशंस फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट, मोर डायनामिक एंटरप्रेन्योरल टाइप बन गई है आज की मैनेजमेंट, ठीक है। तो
उस हिसाब से जो प्रिंसिपल्स है उनको अपडेट करना चाहिए या फिर अदर डायमेंशंस लाने चाहिए। देखो इसमें इम्पोर्टेंट इवन गुलिक एंड उर्विक ने भी क्रिटिसाइज किया था फयोल को किस बात पे कि फयोल का जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो उसमें गुलिक एंड उर्विक ने कहा कि खाली फुकट चीफ एग्जीक्यूटिव पे बहुत ज़्यादा लोड आता है और चीफ एग्जीक्यूटिव को बहुत सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने का अननेसेसरी टास्क मिल जाता है। ठीक है, इसके वजह से चीफ एग्जीक्यूटिव का एफिशिएंसी कम हो जाता है। हालांकि फयोल ने ही वो दूसरा कॉन्सेप्ट भी दिया था, कौन सा, डिवीजन ऑफ वर्क या फिर स्पेशलाइजेशन का, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस फयोल ने सेंट्रलाइजेशन को दे दी और या फिर यूनिटी ऑफ कमांड को दे दी। तो यूनिटी ऑफ कमांड में यही प्रॉब्लम हो जाता है, जो टॉप पर है उसको सबको संभालना पड़ता है, तो ये थोड़ा अननेसेसरी वर्कलोड बढ़ सकता है, जो कि एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो अदर प्रिंसिपल्स से जो फयोल ने ही दी है। तो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी जो है ना वो भी डिसाइड नहीं की फयोल ने। ऐसा क्रिटिसिज्म भी था फयोल के लिए कि इतने सारे प्रिंसिपल्स दिए पर उसमें एक प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो वहाँ पे एक क्रिटिसिज्म बन जाता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट भी बहुत ब्रॉड था। एक्चुअली टेलर का बेसिक डिफरेंस अगर एक लाइन में इम्पैक्ट को भी समझा जाए तो टेलर का इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पे था और जो फयोल का कॉन्सेप्ट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं है, पर उसमें के जो प्रिंसिपल्स है, जो 14 प्रिंसिपल्स है, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग मैनेजमेंट में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ किए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में या फिर गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स में, कुछ सोशल सेक्टर्स में जहाँ पे इक्विटी के कॉन्सेप्ट वगैरह आते हैं, कुछ जगह पर यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह पर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह पर स्पिरिट डे कॉर्प्स का है। ठीक है, कुछ जगह पर रेम्यूनरेशन कैसा दिया जाता है उस पर है, कुछ जगह पर डायरेक्शन कैसा दिया जाता है उस पर है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ वर्क, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना, तो ये सारे इम्पैक्ट ऐसा था कि ये कॉन्सेप्ट से डेवलपमेंट हुआ, ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन था और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए अबाउट हेनरी फयोल जो क्लासिकल थियरीज में था। और 2 लोग हैं, उर्विक गुलिक और फिर बाद में पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में। ठीक है।